Hello students, good afternoon. So today my topic is apoptosis. Okay, so we already know the definition. Okay, I have told the definition of apoptosis in my last short. Okay, so we will just revise it. So apoptosis is the programmed cell death. It is cell suicide. Okay, so it is a type of cell death which is induced by tightly regulated suicide program in which cell is destined to die, activate intrinsic enzyme that degrade the cell's DNA, nuclear and cytoplasmic protein. ओके अभी हमें जो भी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, कि पहले नॉर्मल सेल होता है, उसको अगर कोई भी बाहर से इंजरी होगी तो पहले क्या होगा, देयर इज सेल्यूलर एडेप्टेशन. ओके, पहले सेल ट्राई करेगा वो एनवायरनमेंट में एडेप्ट करने की, उसके बाद अगर स्टिम्युलाई परसिस्टेंट रहा तो देयर विल बी रिवर्सिबल इंजरी. ओके, और रिवर्सिबल इंजरी के बाद भी अगर स्टिम्युलाई परसिस्टेंट रहेगा तो देयर विल बी इरिवर्सिबल इंजरी, एंड इरिवर्सिबल इंजरी इज सेल डेथ. ओके, तो सेल डेथ दो टाइप से होती है, या तो एपोप्टोसिस से होती है या तो नेक्रोसिस से होती है. ओके, तो एपोप्टोसिस से सेल की डेथ किस तरह होती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो देखो दिस इज द शॉर्ट वर्जन. ठीक है, पूरे एपोप्टोसिस में क्या प्रोसेस होगी उसका ये समरी है. ठीक है, तो पहले देखो देयर इज नॉर्मल सेल, कोई भी एपोप्टोटिक सिग्नल आएगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज. ओके, और फिर क्या होगा कि मैक्रोफेज फेगोसाइटिक सेल है जो वो आएगा और उसको एनगल्फ कर देगा. ठीक है, अभी देखो ऐसा सोचो कि एपोप्टोटिक बॉडीज है जो सिंगल दैट इज लड्डू. ओके, तो देखो अगर लड्डू है वो आप पूरा का पूरा खा जाओगे तो नीचे कुछ स्पिलेज नहीं होगा. ठीक है, सो फेगोसाइट क्या करेगी कि जो ये एपोप्टोटिक बॉडीज है, जो ये देखो यहाँ पे जैसे कि 6 एपोप्टोटिक बॉडी बनी है, ठीक है, तो फेगोसाइट है वो उसको पूरी की पूरी एनगल्फ करेगा. तो क्या होगा, देयर विल बी नो लीकेज, देयर विल बी नो इन्फ्लेमेशन. ओके, देखो कोई लीकेज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि फेगोसाइट ऐसे बाइट नहीं कर रहा, जो पूरी की पूरी एपोप्टोटिक बॉडी है उसको खा जा रहा है. ठीक है, सो देयर विल बी नो लीकेज एंड देयर विल बी नो इन्फ्लेमेशन. अगर बाइट करेगा, ठीक है, ये सपोज ये पूरी 1 एपोप्टोटिक बॉडी है, अगर उसको हाफ में ईट करेगा तो क्या होगा कि देयर विल बी लीकेज ऑफ सेल्यूलर कंटेंट्स. पर ऐसा नहीं होगा, मैक्रोफेज will eat apoptotic body as it is. Okay, so there will be no leakage and no inflammation. This is the main feature which differentiate necrosis from apoptosis. Okay, necrosis में क्या होगा, inflammation होगा, पर apoptosis में inflammation नहीं होगा. ठीक है, so there is no leakage, no inflammation. Okay, now अभी देखो एपोप्टोसिस है ना, वो या तो फिजियोलॉजिकल होगा या तो पैथोलॉजिकल होगा. ठीक है, तो अभी हम उन दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे. तो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस कब होगा कि हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स है जिसका फंक्शन खत्म हो गया है. ठीक है, नाउ सेल इज नो लॉन्गर नीडेड, तो उस सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा. ठीक है, और दूसरा कि कोई भी टिश्यू है, ठीक है, उसमें हमें कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल मेंटेन करने होते हैं. ठीक है, तो वो मेंटेन करने के लिए देखो अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ. कोई भी टिश्यू में अगर 10 सेल है, ठीक है, 10 नहीं हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 10 सेल है. ठीक है, अभी वो 10 सेल में उस टिश्यू में टिश्यू स्टेम सेल हो गए, तो देर इज रेप्लिकेशन, कंटिन्यूसली रेप्लिकेशन. उसका मतलब कि सेल के नंबर बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अगर ऐसे ही सेल के नंबर बढ़ते रहे और एपोप्टोसिस नहीं हुआ तो क्या होगा कि उस ऑर्गन की मेगाली हो जाएगी, मतलब ऑर्गेनोमेगाली हो जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि कोई भी टिश्यू में इट इज नेसेसरी कि कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल है वो मेंटेन रहे. ठीक है, तो उसके लिए एपोप्टोसिस जरूरी है. अभी देखो उसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, रिमूवल ऑफ सुपर न्यूमररी सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट. देखो अभी एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो भी सेल नहीं चाहिए बॉडी में, देखो बेबी है वो उसको पूरा शेप में बनाना होता है. ठीक है, तो जो भी सेल्स नहीं चाहिए उसका एपोप्टोसिस हो जाता है. देखो अभी ये हैंड है मेरा, ठीक है, तो ये हैंड है वो ऐसे ही बना हुआ होता है. ठीक है, देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज दिस इज हैंड. ओके, अभी ये हैंड है, उसमें हमें क्या करना है कि हमें तो ऐसा वाला हाथ चाहिए. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो बीच बीच वाले जो भी सेल्स है उसका एपोप्टोसिस करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए एपोप्टोसिस जरूरी है. नाउ सेकंड इज इनवोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू ऑन हार्मोन विड्रॉल. देखो अभी मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि देयर इज प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल. ठीक है,
देखो प्रेगनेंसी में देर इज मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। बट वेन एवर देर इज विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन तब एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन होता है और मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो एक वो एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर दूसरा क्या एग्जाम्पल आएगा कि जब मेनोपॉज होता है तब सारे हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से देर इज ओवेरियन फोलिकुलर एट्रेसिया, ओके। एंड थर्ड इज रिग्रेशन ऑफ lactating breast after weaning, okay. Now third is cell turnover in proliferating cell population। देखो अभी बोन मेरो में क्या होगा कि जो भी इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है उसका एपोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एपिथेलियल सेल्स इन द इंटेस्टिनल क्रिप्स, उसमें क्या होगा कि जो भी एक्सेस सेल है उसका एपोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ इज एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट। देखो अभी वो ना हम इम्यूनिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है कि बॉडी में कुछ लिम्फोसाइट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने ही वो फॉरेन एंटीजन और अपने ही खुद की बॉडी के एंटीजन उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं कभी कभी कि वो खुद की बॉडी के सेल्स को ही किल कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो ऐसे लिम्फोसाइट्स है जो अपनी ही बॉडी को हार्म कर रहे हैं उसका एपोप्टोसिस करना जरूरी होता है, ठीक है। So that is physiological apoptosis, okay. Now fifth is death of host cell after their useful purpose is served, okay। देखो हमें पता है कि acute inflammation में which is the main cell, it is neutrophil, okay। तो अभी न्यूट्रोफिल कोई भी जगह पे इन्फ्लामेशन हुआ वहाँ पे न्यूट्रोफिल आया, न्यूट्रोफिल ने अपना काम कर दिया, तो उसके बाद अभी न्यूट्रोफिल की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा देयर विल बी एपोप्टोसिस ऑफ न्यूट्रोफिल, ओके। और दूसरा लिम्फोसाइट्स एट द एंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, लिम्फोसाइट। हमें पता है ट्यूबरकुलोसिस इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, तो वहाँ पे लिम्फोसाइट बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक बार वो इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि लिम्फोसाइट का एपोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस में सबसे पहला क्या आया कि सबसे पहला हमें एम्ब्रियोजेनेसिस से चालू करना है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सुपर न्यूमररी सेल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओके। फिर दूसरा क्या आया कि कोई भी हार्मोन है उसका जब विड्रॉल हो जाएगा तो हार्मोन डिपेंडेंट जो भी टिश्यू है उसका एट्रेजिया हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हमें 3 एग्जांपल लिखने हैं, एक ब्रेस्ट वाला लिखना है, एक मेंस्ट्रुएशन वाला और तीसरा मेनोपॉज वाला, ठीक है। फिर थर्ड कौन सा आया कि कोई भी टिश्यू में मेंटेन कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ सेल को मेंटेन करना पड़ता है, तो उसमें कौन से 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, एक इंटेस्टाइन वाला एग्जाम्पल और दूसरा इमेच्योर सेल्स इन द बोन मैरो एंड थाइमस, ओके। नाउ फोर्थ कौन सा आएगा कि एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट है एज अ पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। ऑटो इम्यून डिसीज हमें ना हो उस वजह से वो जो सेल्स होते हैं जो सेल्फ रिएक्टिव होते हैं उसको एपोप्टोसिस की मदद से हम को डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और 5वां कौन सा आया कि जब भी सेल का यूजफुल पर्पस है वो हो जाता है उसके बाद वो सेल डिग्रेड हो जाता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल का एपोप्टोसिस हो जाता है और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में लिम्फोसाइट का, ओके। नाउ पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस एलिमिनेट्स द सेल दैट आर बियॉन्ड रिपेयर, ओके, विदाउट एलिसिटिंग अ होस्ट रिएक्शन। देखो यहाँ एपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल देयर विल बी नो इन्फ्लामेशन, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसलिए ये सेल को एलिमिनेट कैसे करेगा, विदाउट होस्ट रिएक्शन मतलब विदाउट इन्फ्लामेशन, ओके। नाउ फर्स्ट इज डीएनए डैमेज। तो देखो अभी हमने सेल इंजरी में पढ़ा ना मैकेनिज्म में कि जब भी कोई रेडिएशन या तो फ्री रेडिकल बॉडी में बढ़ जाते हैं या कुछ भी होता है तो क्या होता है सेल का डीएनए है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो डीएनए डैमेज है वो आइदर डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली मतलब कि रेडिएशन या ऐसा कुछ सेल को डायरेक्ट इंजरी होगी तो होगा, और दूसरा कि प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल होगा और फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग सिस्टम है वो फ्री रेडिकल को हटा नहीं पाएगी, तब क्या होगा देयर इज एक्सेस फ्री रेडिकल एंड इट लीड्स टू डीएनए डैमेज, ओके। तो इस कंडीशन में अगर एपोप्टोसिस होगा, देखो अगर वो जो डैमेज्ड डीएनए है वो अगर सेल साइकिल में चला जाएगा तो क्या होगा कि पूरा हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स है वो सारे डैमेज डीएनए वाले प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो ये कम करने के लिए क्या करती है बॉडी कि जो भी डीएनए डैमेज वाला सेल है उसका एपोप्टोसिस कर देती है, ठीक है। तो फर्स्ट इज डीएनए डैमेज, देन सेकंड इज एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था सेल्यूलर एडेप्टेशन वाला, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी वाला, उसमें आप लोगों ने देखा कि
उसमें एक मैकेनिज्म क्या था, ER स्ट्रेस मैकेनिज्म। तो उसमें क्या था कि नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, शेपरॉन्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो भी न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होता है उसको वो प्रॉपरली फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो वेनेवर मिसफोल्डेड प्रोटीन आर दैट मच इंक्रीज कि सेल की रिपेयर करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, तब देर इज एंडोमेट्रियल रेटिकुलम स्ट्रेस, तब वो स्ट्रेस में आ जाता है। और फिर क्या होता है कि वो सेल को रिपेयर नहीं कर पाता, तो फिर क्या हो जाता है, इस एपोप्टोसिस ऑफ द सेल। ओके, नाउ थर्ड इज इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय सर्टेन वायरल इन्फेक्शन। देखो वायरल हेपेटाइटिस या ऐसा कुछ होगा तो उसमें क्या होगा कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट आएंगे और जो भी इन्फेक्टेड सेल है उसको किल कर देंगे, ठीक। तो पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस में हमने कौन से 3 एग्जाम्पल देखे। फर्स्ट इज डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज में जो भी डीएनए डैमेज वाला सेल है उसको उसका एपोप्टोसिस कर देंगे, ठीक है। नाउ सेकंड इज एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, और थर्ड इज कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसमें जो इन्फेक्टेड सेल है उसको किल कर देंगे, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो देखो यहाँ पे ना मैं आपको बहुत ही दर्द भरी लव स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। वो लव स्टोरी के बेसिस पे ही ये पूरा ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो याद कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी मेन मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस है ना, वो इट अकर्स ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ कास्पेस। ओके, अभी कौन सा कास्पेस एक्टिव होगा, किस फेज में एक्टिव होगा, ठीक है, ये सब हम नीचे देखते हैं। देखो अभी ना सेल का मैकेनिज्म एपोप्टोसिस है ना, वो उसका दो मैकेनिज्म है, ठीक है, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। देखो उसकी डेफिनेशन मैंने बताई, तब मैंने क्या कहा था कि या तो सेल के अंदर कोई डैमेज होगा उसकी वजह से सेल का एपोप्टोसिस होगा, और या तो सेल के बाहर का कोई एनवायरनमेंट ऐसा जनरेट होगा जिसकी वजह से सेल का एपोप्टोसिस होगा, ठीक है। तो उसके दो पाथवे है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे। ओके, अभी दोनों के दोनों पाथवे में देर आर 2 फेज, देर इज इनिशिएशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज। ओके, तो इनिशिएशन फेज में क्या होगा कि देर इज एक्टिवेशन ऑफ कास्पेस, और दूसरा जो एग्जीक्यूशन फेज है उसमें क्या होगा कि जो भी ये एक्टिवेटेड कास्पेस है वो अपने एपोप्टोसिस की रिएक्शन करेगा, ठीक है। सो देर इज इनिशिएशन फेज एंड एक्टिवेशन फेज, सॉरी एग्जीक्यूशन फेज। ओके, सो देर इज 2 पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम डेथ रिसेप्टर पाथवे भी बोल सकते हैं, और दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक मतलब सेल के अंदर वाला पाथवे। तो सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है साइटोक्रोम सी। वो जब साइटोप्लाज्म में आएगा तभी सारी रिएक्शन होगी, दैट विल बी इंट्रिंसिक पाथवे। तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ये आपको ना पूरा 5 मार्क्स में भी आ सकता है, या तो 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ सकते हैं और पाथवेज पूछ सकते हैं, या तो सिर्फ एक पाथवे पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और दूसरा कि इसका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का दूसरा नाम है वो भी याद रख लेना, क्योंकि अगर आपको पूछ लिया कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, तो यू नो व्हाट इज इंट्रिंसिक पाथवे, बट इफ यू डोंट नो दैट व्हाट कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है वही इंट्रिंसिक पाथवे है, तो यू कैन नॉट राइट ना, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो भी याद रखना, ठीक है। सो in each pathway there are 2 phases. Okay, I already have told you initiation phase and execution phase. Okay, now first is intrinsic pathway, ठीक है। So it is a love story between cytochrome C and APAF1. ओके, देखो अभी साइटोक्रोम C है ना, उसमें कोमलिका जो है ना, एक कैरेक्टर आपको पता है कसौटी जिंदगी की का, तो कोमलिका को स्पेलिंग है वो हम C से चालू होता है ऐसा रखेंगे, ठीक है। तो साइटोक्रोम C और अनुराग है APAF1 मतलब अनुराग, उसका स्पेलिंग ए से चालू होता है, ठीक है। तो इट इज अ लव स्टोरी ऑफ कोमलिका एंड अनुराग, ठीक है। अभी आगे कैसे होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। देखो, सो इंट्रिंसिक पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर एपोप्टोसिस इन मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल पाथवे। नाउ साइटोक्रोम C इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देखो अभी क्या है कि साइटोक्रोम C है ना, वो एक घर की बेटी है, ठीक है, कोमलिका एक घर की बेटी है, उसके पेरेंट्स, उसका फैमिली क्या है, देखो ये जो एंटी एपोप्टोटिक है ना वो उसका फैमिली है, ठीक है। तो उसमें BCl2 मतलब बहन, BCl2 है मतलब उसकी 2 सिस्टर है, ठीक है, बहन, 2 बहन है ऐसा याद रखना है। फिर BClXl वो उसका ब्रदर है, और MCl मतलब मदर है, ठीक है। तो एंटी एपोप्टोटिक में क्या आएगा, BCl2, BClXl और MCl1। और प्रो एपोप्टोटिक है ना वो सारी कोमलिका की फ्रेंड्स है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, बैक्स, बैक, बेड, बीम, बीड, पुमा एंड नोक्सा, ठीक है, ये सारी उसकी सहेलियां हैं और ये उसका फैमिली है। देखो फादर है ना
वो इंट्रिंसिक पाथवे में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि फादर सोल्जर है और वो घर के बाहर ही रहते हैं, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे में लेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे दो बहन, एक ब्रदर और एक मदर। ठीक है, BCl2, BClXl और MCl1। ठीक है, तो अभी देखो ये फैमिली है, तो वो क्या करेगी, वो बहुत प्रोटेक्टिव फैमिली है, तो वो है ना, वो साइटोक्रोम C मतलब कोमलिका है ना, उसको घर के अंदर रखने की ही ट्राई करेगी। ठीक है, तो दिस आर एंटी एपोप्टोटिक। एंटी एपोप्टोटिक मतलब कि वो एपोप्टोसिस नहीं होने दे रहे। एपोप्टोसिस क्यों नहीं होने दे रहे? क्योंकि वो साइटोक्रोम C का लीकेज साइटोप्लाज्म में होने से बचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो देयर विल बी एपोप्टोसिस। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि कोमलिका मतलब साइटोक्रोम C, उसकी फैमिली में 5 लोग हैं। फादर बाहर है, उसको अभी नहीं लाना है। ब्रदर, बहन और मदर, ऐसा याद रखना है। ठीक है, BCl2, BClXl, MCl1। ठीक है, अभी ये जो प्रोएपोप्टोटिक है ना, वो क्या है, उसकी सहेलियां है, तो वो क्या करती है कि उसको ट्रिगर करती है कि चल ना बाहर आना, मजा आएगा। ठीक है, तो बैक, बेड, बीम, बीड, पुमा, नोक्सा, ये सब क्या है, वो प्रोएपोप्टोटिक है, मतलब कि वो एपोप्टोसिस करवाएंगे। तो एपोप्टोसिस कब होगा? जब साइटोक्रोम C है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से उसको बाहर आने में हेल्प कौन करता है? प्रोएपोप्टोटिक। ओके, सो दिस ऑल विल इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एंड इट विल इंड्यूस एपोप्टोसिस। ठीक है, देखो ये दोनों है ना, याद रखने, वो नीट पीजी के एग्जाम में MCQ में भी पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी एपोप्टोटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोएपोप्टोटिक। ओके, सो देखो अभी आगे क्या होता है। और साइटोक्रोम C है ना, वो डबल एजेड स्वॉर्ड है, मतलब कि जब भी वो साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होगा तो वो बहुत ही एसेंशियल है ATP प्रोडक्शन के लिए और सेल वायबिलिटी के लिए। ठीक है, बट whenever cytochrome C come out of the mitochondrial membrane it will initiate the program of apoptosis. okay, देखो अभी वो बाहर निकलता है तो क्या होता है, अभी बाहर ना उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। ठीक है, तो वो लड़का कौन है? एपाफ। ठीक है, अनुराग से प्यार हो जाता है। अनुराग मतलब एपाफ 1। ओके, एपाफ इज एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। ठीक है, तो जब भी देयर इज लीकेज ऑफ साइटोक्रोम C आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहां पे वो साइटोप्लाज्म में होगा एपाफ 1, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, उसके साथ वो बाइंड हो जाएगा। उसके साथ बाइंड होके वो एपोप्टोजोम बनाएगा, और ये जो एपोप्टोजोम है वो कास्पेज 9 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और इंट्रिंसिक पाथवे के इनिशिएटिंग फेज में कास्पेज 9 एक्टिवेट होता है। ये कैसे याद रखना है? देखो, इंट्रिंसिक मतलब IN। ठीक है, उसका इनिशिएटिंग पाथवे है, उसमें भी IN आता है। ठीक है, और ये जो 9 का स्पेलिंग है उसमें NI आता है, मतलब उस हिसाब से याद रखना। अगर आपको याद ना रहे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कौन सा इंट्रिंसिक में आ रहा है, तो इस ट्रिक से याद रखना। ठीक है, सो देखो अब तक हमने क्या देखा कि इंट्रिंसिक पाथवे जो है, ठीक है, उसके इनिशिएशन फेज के एंड में देयर इज एक्टिवेशन ऑफ कास्पेज 9। देखो एग्जीक्यूशन फेज है ना, वो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों का सेम है। ठीक है, हमें मेनली इनिशिएशन फेज याद रखना है। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या देखा इनिशिएशन फेज में, कि देयर इज साइटोक्रोम C मतलब कोमलिका बिटवीन द 2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और कोमलिका की फैमिली स्ट्रिक है। ठीक है, वो उसको घर से बाहर नहीं निकलने देती। तो घर से बाहर कौन नहीं निकलने दे रहा? विच आर एंटी एपोप्टोटिक। एंटी एपोप्टोटिक में कौन आएगा? BCl2, BClXl एंड MCl1। ओके, और प्रो एपोप्टोटिक मतलब उसकी सहेली। ठीक है, प्रो एपोप्टोटिक मतलब विच विल इंड्यूस द एपोप्टोसिस। उसमें कौन सा आएगा? बैक, बेड, बीम, बीड, पुमा एंड नोक्सा। ओके, और फिर क्या होगा? देखो, तो अभी पहले से क्या याद रखना है कि वेन एवर देर इज सेल इंजरी, तो सेल इंजरी में क्या होगा? साइटोक्रोम C है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर आएगा, बाहर आके वो साइटोप्लाज्म में एपाफ 1 से बाइंड करेगा। वो दोनों का बाइंडिंग होगा तो देर इज एपोप्टोजोम। ये एपोप्टोजोम है वो कास्पेज 9 को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब तक हमने इतना देखा। अभी दूसरा क्या होगा? एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखो, तो अभी फादर रह गए थे ना, हमने बोला था ना कि फादर है वो सोल्जर है, तो वो घर के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो एक्स मतलब एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाला। ठीक है, तो फादर मतलब फास याद रखना है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे इज ऑल्सो नोन एज डेथ रिसेप्टर पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा कि देर इज सेल मेम्ब्रेन है ना, उसमें फास
नाम के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। देखो ये जो डेथ रिसेप्टर है ना वो TNF फैमिली के है, ठीक है। तो जो भी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर 1 TNF1 है ना उस फैमिली के मेंबर है, फास है ना वो वाली फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो जब भी फास है वो फास लाइगेंड के साथ बाइंड करेगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ FADD। FADD इज फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे फिगर में ड्रॉ किया है ना कि जब भी फास्ट है वो फास्ट लाइगेंड से बाइंड करेगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ FADD, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। और ये जब फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा, कास्पेस 8 को। देखो तो अभी ये सवाल ये है कि फास्ट लाइगेंड है वो आया कहाँ से। तो क्या होता है, जब भी बॉडी में जो भी मैंने अभी बोला ना कि जो लिम्फोसाइट होते हैं कई कई वो क्या करते हैं कि वो अपने ही सेल्स को फॉरेन सेल समझ के खा जाते हैं, मतलब कि वो सेल्फ रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसे जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स है उसको डिग्रेड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स है उसके ऊपर फास्ट लाइगेंड होता है, ठीक है। तो ये फास्ट लाइगेंड के साथ बाइंड करेगा, FADD बनेगा और ये कास्पेस 8 को एक्टिवेट करेगा। अभी इसमें 8 को एक्टिवेट करना वो कैसे याद रखना है, एक्सट्रिंसिक में पहले E आता है और 8 में भी पहले E आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सिर्फ 8 में ही E आता है आगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इंट्रिंसिक पाथवे में एट द एंड ऑफ इनिशिएशन फेज देयर इज एक्टिवेशन ऑफ कास्पेस 9 और एक्सट्रिंसिक पाथवे में एट द एंड ऑफ इनिशिएशन फेज देयर इज एक्टिवेशन ऑफ कास्पेस 8, ओके। अभी जो एग्जीक्यूशन फेज है ना वो दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो अभी वो देखते हैं। देखो दिस इज मास्टर चार्ट, मतलब कि इसमें मैंने दोनों कवर कर लिया है, ठीक है। तो अभी देखो रिवाइज भी कर लेते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ, फास्ट और फास्ट लाइगेंड वो दोनों बाइंड हुए, इसलिए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ FADD। FADD ने क्या किया, कास्पेस 8 का एक्टिवेशन किया, ठीक है। और दिस इज इनिशिएशन फेज ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ, साइटोक्रोम C विच इज प्रेजेंट इन थ्रू साइटोप्लाज्म, क्यों, क्योंकि एंटी एपोप्टोटिक फैमिली मेंबर की वजह से। अभी प्रो एपोप्टोटिक है वो क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे एपोप्टोसिस को। तो साइटोक्रोम C मतलब कोमलिका अनुराग के साथ बाइंड कर देगी, ठीक है। सो साइटोक्रोम C प्लस एपाफ1 तो एपोप्टोजोम बनेगा और कास्पेस 9 एक्टिवेशन होगा, ठीक है। अभी एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है कि कास्पेस 3 और कास्पेस 6 एक्टिवेट होते हैं। सो देर इज एक्टिवेशन ऑफ DNase, ओके। DNase मतलब कि वो DNA को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। तो DNase और वेरी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है वो रिलीज होते हैं जिसकी वजह से देर इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। नाउ रिमूवल ऑफ डेड सेल। देखो अभी क्या होगा कि ये एपोप्टोटिक बॉडीज तो बन गए, ठीक है। पर अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज है इसको रिमूव कौन करेगा। तो देखो जब भी एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है तो फेगोसाइट विल ईट एपोप्टोटिक बॉडीज, ओके। अभी हम लोगों को ये सवाल होगा कि फेगोसाइट को कैसे पता चलेगा कि ये सेल का एपोप्टोसिस हुआ है, मुझे इसी सेल को खाना है। तो क्या होता है कि देर इज फॉस्फेटिडाइल सेरिन। तो फॉस्फेटिडाइल सेरिन है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है पर वो इनसाइड होता है जब कोई भी नॉर्मल सेल होता है। बट व्हेनेवर देर इज एपोप्टोसिस तो सो फॉस्फेटिडाइल सेरिन फ्लिप आउटसाइड द सेल, ओके। तो जिस भी सेल में फॉस्फेटिडाइल सेरिन है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में है, उसी सेल्स को फेगोसाइटोस है वो ईट करता है, ठीक है। सो दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेवरल मैक्रोफेज रिसेप्टर और वो क्या करेगा, इसको खा जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखो हमने क्या देखा अभी तक कि जो एपोप्टोटिक बॉडीज है वो किससे कोटेड होते हैं, इट इज कोटेड बाय कॉम्प्लीमेंट C1q, ओके। तो दो चीज़ों की वजह से मैक्रोफेज है वो ये सेल को ईट करेगी, एक तो वो C1q से कोटेड हो गए और दूसरा कि उसमें फॉस्फेटिडाइल सेरिन है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ एपोप्टोटिक सेल फेगोसाइटोसिस इज नोन एज इफेरोसाइटोसिस, ठीक है। तो इफेरोसाइटोसिस पूछे तो ये आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। ईट में सिग्नल कौन कौन से है वो लिखना है, एक तो फॉस्फेटिडाइल सेरिन वाला और दूसरा C1q से कोटेड होते हैं वो वाला, ठीक है। नाउ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन एपोप्टोसिस। देखो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी।
फिर फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस और पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस के एग्जाम्पल्स देखे, उसके बाद मैकेनिज्म देखा। मैकेनिज्म में दो मैकेनिज्म देखे, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब डेथ रिसेप्टर पाथवे। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, जो फास्ट रिसेप्टर है ना उसको CD95 रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज CD95 रिसेप्टर। और फिर हमने क्या देखा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों का इनिशिएशन फेज और एक्सिक्यूशन फेज। सबसे पहले इंट्रिंसिक में कास्पेस 9 एक्टिवेट होगा, एक्सट्रिंसिक में कास्पेस 8 एक्टिवेट होगा। ये दोनों मिलकर एग्जीक्यूशन फेज में कास्पेस 3 और 6 को एक्टिवेट करेंगे, जो DNS को एक्टिवेट करेगा। फिर अदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट हो गया और देयर इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई। फ्रेगमेंटेशन होकर एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है। एपोप्टोटिक बॉडीज को फेगोसाइट खा जाता है और इस तरह पूरा एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी देखो, हमने ये प्रोसेस तो देख लिया, ठीक है। पर जब भी आप माइक्रोस्कोप में कोई स्लाइड देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेल का एपोप्टोसिस हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जानने पड़ेंगे। तो अर्लीएस्ट इज सेल श्रिंकेज, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल होता है वो हिस्टो में कैसा दिखता है कि पेल पिंक होता है और उसका साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो व्हेनेवर कोई भी सेल्स में एपोप्टोसिस हो रहा है तो सेल का पहले श्रिंकेज होगा, ठीक है। तो अभी देखो, सेल का श्रिंकेज होगा तो क्या होगा कि जो सेल के सारे ऑर्गेनल्स है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ये सब क्या हो, उसके जो ऑर्गेनल है वो नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर देखो कोई भी हम गोल बनाए, ठीक है, उसमें अगर सब अलग अलग पड़ा है तो लाइट लाइट दिखेगा, ठीक है। अभी वो सब कॉम्पैक्ट हो गए, सब नज़दीक आ गए तो क्या होगा, ये जो कलर है वो डार्क पिंक हो जाएगा, मतलब देयर विल बी इओसिनोफिलिया, ओके। तो जो भी सेल का एपोप्टोसिस हो रहा है वो बाकी नॉर्मल सेल से ज्यादा इओसिनोफिलिक दिखेगा, ठीक है। सो देयर इज सेल श्रिंकेज। नाउ सेकंड इज क्रोमेटिन कंडेंसेशन। अभी क्रोमेटिन कंडेंसेशन मतलब कि जो क्रोमेटिन नॉर्मल है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंडेंस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल सेल मैंने ड्रॉ किया है, उसके बाद पिक्नोसिस लिखा है। पिक्नोसिस मतलब क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ओके। और उसके बाद क्या होता है, कैरियोरेक्सिस। तो कैरियोरेक्सिस मतलब देयर इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज कैरियोरेक्सिस। और फिर तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्लेब और एपोप्टोटिक बॉडीज, ओके। तो देखो साइटोप्लाज्मिक ब्लेब बनेंगे मतलब कि सेल मेम्ब्रेन में ऐसे ब्लेब्स बन जाएंगे, जैसा मैंने अभी फिगर में ड्रॉ किया है। और फिर वो सारे ब्लेब्स है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। तो देखो अभी ये एपोप्टोटिक बॉडी है, उसमें क्या होगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा और उस जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो होगा, और न्यूक्लियर फ्रेगमेंट है वो कुछ कुछ में हो गए, कुछ कुछ में नहीं हो गए, क्योंकि न्यूक्लियस कंडेंस हो गया है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि सारे एपोप्टोटिक बॉडीज में न्यूक्लियस हो, ठीक है, पर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सारी एपोप्टोटिक बॉडीज में होगी। और देयर इज एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स विच इज हॉलमार्क ऑफ एपोप्टोसिस, ओके। नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होगा, एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होगा। सो एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल इज द हॉलमार्क ऑफ एपोप्टोसिस, ओके। देखो अभी आपको अगर पूछेंगे कि विच इज द अर्लीएस्ट फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, द अर्लीएस्ट फीचर इज सेल श्रिंकेज, जिसकी वजह से सेल विल बी लुक मोर इओसिनोफिलिक, ओके। नाउ डायग्नोसिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि देखो नॉर्मल डीएनए होता है ना, ये मैंने बहुत अच्छी फिगर ड्रॉ नहीं की है पर आप बुक में फिगर्स देख लेना। जो नॉर्मल डीएनए होता है ना उसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। मतलब एपोप्टोसिस है तो एपोप्टोसिस में क्या होता है, देयर इज फ्रेगमेंटेशन, तो उसमें ऐसे स्टेप लैडर टाइप पैटर्न दिखेगी, ठीक है। तो क्या देखा अभी तक हमने, डेफिनेशन, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल के एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद मैकेनिज्म, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंज और उसके बाद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एपोप्टोसिस। देखो अभी नेक्स्ट लेक्चर में ना हम नेक्रोसिस देखेंगे और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, क्योंकि ये भी 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्प्रेड हैप्पीनेस, बी हैप्पी and read Robbins with me, okay, and don't forget to like, share and subscribe my channel, okay. Bye bye.